हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव बायोलॉजी में। मैं आरती मैडम आप सभी को बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सेल क्या है तथा सेल की खोज किस तरह से रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। उन्होंने किस तरह से कॉर्क ऑफ सेल स्लाइस लेकर और अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा कि उन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। उसके बाद हमने प्याज की पील के द्वारा देखा कि सेल्स का स्ट्रक्चर और शेप क्या होता है या उसका साइज़ क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई देती है। इसके साथ ही हमने सेल से रिलेटेड डिस्कवरी किन किन वैज्ञानिक ने की ये भी देखा। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये भी देखा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है हमने ये भी देखा। और एनिमल्स में बहुत प्रकार की सेल्स होती है जो वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करती है। ये सभी हमने इसमें देखा था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, यानी सेल किससे बनी होती है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम देखेंगे अंडर इफ़ वी स्टडी, यानी हम अंडर माइक्रोस्कोप से स्टडी करें तो हमें इस तरह से प्रत्येक जो सेल होती है उसमें ये तीन चीज़ें दिखाई देती है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तीनों चीज़ें तो होती ही है। जैसे एक सेल बनाएंगे तो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की ओर न्यूक्लियस और बाहर की ओर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो तीनों चीज़ें होती है वो सेल को एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करने में मदद करती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, अर्थात वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है और बाहर जाने देती है, सबको परमिशन नहीं मिलती, अतः उसे सिलेक्ट करती है कि कौन से मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जाएंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स उसके बाहर जाएंगे, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें आउटर मोस्ट कवरिंग तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पर प्लांट्स में आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और उसके अंदर फिर एक लेयर पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी पाई जाती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। अब हम देखते हैं कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट और इन ऑफ द सेल, यानी किस तरह से वो अंदर और बाहर जाते हैं। तो कुछ इसमें दिखाया गया है कि कुछ गैसेस जो होती है या जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज़न के फलस्वरूप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर जाती है। डिफ्यूज़न के फलस्वरूप, डिफ्यूज़न जो है एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स का आवागमन होता है या एंट्री होती है वो उच्च सांद्रता से या हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होती है। जैसे अगर एनिमल्स के ह्यूमंस में भोजन जो होता है वह सेल के अंदर ऑक्सीडाइज्ड होता है ऑक्सीजन के फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलती है। और ये CO2 गैस अब उस सेल के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है जबकि वातावरण में उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो क्या होगा, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चली जाएगी बाहर एटमॉस्फेयर में। इसी तरह ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर की ओर कम होती है और बाहर ज़्यादा होती है, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर की ओर आ जाती है। इस तरह से एनिमल्स या ह्यूमंस में जो होता है वो रेस्पिरेशन चलता रहता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो गैसेस होती है वो डिफ्यूज़न के फलस्वरूप अंदर और बाहर जाती है। ठीक है, तो ये पूरे जो पैराग्राफ में यही बताया गया है। इसी तरह जो वाटर है, वाटर भी डिफ्यूज़न का लॉ जो है वो मानता है और इसमें भी वाटर जो होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, परंतु वो तभी होता है जब कोई सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो। ठीक है, जैसे अगर वाटर में कोई सेल डिप है तो उसमें दो सॉल्यूशन को अलग अलग किया गया है, एक तो अंदर होता है सेल सेप और बाहर होता है वाटर। ठीक है,
अब ये वाटर में सांद्रता वाटर कंटेंट की ज़्यादा है और अंदर कम है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल हाई वाटर कंटेंट से लो वाटर कंटेंट की ओर जाते हैं और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की इसमें आवश्यकता होती है। अर्थात दो सॉल्यूशंस को अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है तो वाटर कंटेंट जो होते के या वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई वाटर कंटेंट से लो वाटर कंटेंट की ओर जाते हैं। इसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अतः जो वाटर है या वाटर का जो अंदर एंट्री या एग्ज़िट है वो ऑस्मोसिस पर डिपेंड करती है। ये एक तरह से डिफ्यूज़न ही है। तो हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, द मूवमेंट ऑफ water across the plasma membrane is also affected by the amount of substances dissolved in water. Thus osmosis is passage of water from a region of high water concentration through a semi permeable membrane to a region of low water concentration। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जब दो सॉल्यूशन को अलग अलग किया जाता है तो वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं या वो हाई वाटर कंटेंट से लो वाटर कंटेंट की ओर जाते हैं। इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, या हम दो सब्सटेंसेस को अलग करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से यानी हाई वाटर कंटेंट से लो वाटर कंटेंट की ओर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें यह दिया गया है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट द एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्ट एंड वाटर। यानी हम एक में वाटर ले लें, एक में उतना ही कॉन्सेंट्रेशन ले जितना सेल के अंदर होता है सेल सेप में, और बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन ले, तो क्या होगा अगर हम इसमें सेल को डिप करते हैं तो क्या होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सेल, meaning that the outside solution is very dilute, the cell wall gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution। तो बाहर पहला वाला जो A वाला है वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic। अर्थात सेकंड जो हमने देखा था कि उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन था उतना ही था जितना कि सेल सेप में है, तो ना कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा ना वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा। ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हमें एक बात और ये जान लेना ज़रूरी है कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो दोनों तरफ ही होता है, परंतु हम ये देखते हैं कि किस में ज़्यादा हो रहा है, बाहर की ओर ज़्यादा हो रहा है या अंदर की ओर ज़्यादा हो रहा है या दोनों ही तरफ नहीं हो रहा है। उस आधार पे हमने 3 सॉल्यूशन यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell wall lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution। अगर हमने सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डिप किया है जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सेल सेप के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो अंदर से बाहर की ओर गमन करते हैं और सेल जो होती है सेल श्रिंक हो जाती है इसमें। ठीक है, हम देखते हैं अब आगे क्या होता है। Thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane। Now let us try out the following activity। अब हम उन्होंने एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में हम देखेंगे 5.3 एक्टिविटी में क्या बताया गया है। उसमें उन्होंने कहा कि एक एग लेना है, एग को डाइल्यूट HCl में डिप करना है। ठीक है, डाइल्यूट HCl में डिप करके रखना है जिससे कि इसके जो बाहर की कवरिंग होती है CaCO3 की वो हट जाती है और हमें आउटर कवरिंग यानी केवल थिन कवरिंग हमें मिल जाएगी। ये जो थिन कवरिंग वाला जो एग होता है इसको हम उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इसे वाटर में 5 मिनट डुबा के देखो क्या होगा। तो वाटर में डुबाने के बाद क्या होगा, ये फूल जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने यही कहा है कि ये जो डीशेल्ड जो एग है उसको अगर हम शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो क्या होगा, तो ये श्रिंक हो जाएगा। तो मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई कि अगर हम कोई भी सेल अगर तीनों सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, उनका क्या हाल होता है। जैसे अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल जो होती है वो फूल जाती है इस तरह से। अगर हम उसको उसी कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखेंगे जितना कि सेल सेप का सॉल्यूशन है
या सेल शेप का कॉन्सेंट्रेशन है तो सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, सेल वैसी की वैसी रहती है। परंतु अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डुबाते हैं जहाँ की वाटर यानी कॉन्सेंट्रेशन बाहर वाला ज़्यादा है और अंदर वाला कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन में डुबाने पर सेल जो होती है वो फ्लैसिड या जिसको हम बोलते हैं श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में यही दिया गया है कि अगर हम उसको वाटर में डालेंगे तो एग जो होगा वो फूल जाएगा, और अगर हम इसको शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबो के रखते हैं तो एग श्रिंक हो जाएगा। यही उसमें बताया गया है। अब उन्होंने एक और एक्टिविटी की है। इस एक्टिविटी में उन्होंने कहा है कि रेजिन्स लेना है। रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश लेना है। रेजिन्स यानी हमें किशमिश लेना है और एप्रिकॉट लेना है। तो किशमिश जो है वो सभी को पता है, और एप्रिकॉट एक तरह का फल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, खुबानी। ठीक है, इसे भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम, देन प्लेस देम इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्ट। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। तुम क्या देखोगे, each gains water and swell when placed in water, and however when placed in the concentrated solution it lose water and consequently shrinks। उन्होंने यही कहा कि अगर हम वाटर, सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा कि वाटर में अगर हमने रेजिन्स डुबाए हैं और अगर हमने उतना ही कॉन्सेंट्रेशन रखा है जितने कि रेजिन्स के अंदर है, ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रखा है और रेजिन्स में कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले में क्या होगा, रेजिन्स जो होंगे वो फूल जाएंगे क्योंकि वाटर अंदर गया है। दूसरे में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और तीसरे में क्या होगा, तीसरे में जो रेजिन्स रखे थे वो श्रिंक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बाहर ज़्यादा है, अतः रेजिन से जो वाटर कंटेंट होगा वो बाहर की ओर आ जाएगा और इस तरह से जो सेल होगी वो फ्लैसिड या श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, इसमें अब उन्होंने क्या कहा है कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। यानी उन्होंने कहा कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और प्लांट सेल जो होती है वो इस तरह से वाटर गेन करती है ऑस्मोसिस के फलस्वरूप, और एब्जॉर्प्शन जो रूट्स के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में वो भी ऑस्मोसिस के फलस्वरूप होता है, और इस तरह से वो टॉप ऑफ द वाटर यानी टॉप तक वो उस वाटर को पहुंचाया जाता है। ठीक है, सो इसमें लिखा है कि दस डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर अंदर जा रहा है अगर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में या इसमें, तो और उसके साथ और न्यूट्रिएंट्स भी तो जा रहे हैं, तो इस तरह से वो न्यूट्रिशन भी गेन कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स। एंड different molecules move in out of the cell through a type of transport requiring use of energy। यानी इसमें एनर्जी लगती है इस तरह के ट्रांसपोर्ट में, अगर वाटर के साथ यानी डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस में एनर्जी गेन करते हैं या एनर्जी लगती है। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। इसमें एक और चीज़ बताएगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो दो मटेरियल्स की बनी होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल की, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसकी क्या फंक्शन है कि वो फ्लेक्सिबल होती है, उसका गुण क्या है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी लिए हुए होती है, अर्थात फ्लेक्सिबल होती है, और फूड एंगल्फ करने में मदद करती है। जैसे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे अमीबा वगैरह, वो इसमें से फूड प्राप्त करते हैं। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट हो जाएगी और यहाँ पे फूड पार्टिकल आ जाएगा और इस तरह से फूड फिर अंदर की ओर ले लिया जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने पहले स्थिति पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस। अतः यहाँ पे दो क्वेश्चंस भी दिए गए, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस, ये भी समझ में आ जाएगा। व्हाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर आपने ये वीडियो देखा है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है कि प्लांट सेल जो होती है उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सेल वॉल।
सेल वॉल जो होती है वो रिजिडिटी प्रदान करती है प्लांट्स को, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी होती है जिसको कहते हैं सेल्यूलोज की ये बनी होती है, ठीक है। और चूँकि सेल्यूलोज कॉम्प्लेक्स होता है, अतः वो उसको रिजिड या प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इसमें लिखा है कि when a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage of concentration of the content of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. अतः प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल इतनी रिजिड होती है कि अगर हम इसमें ऑस्मोसिस की क्रिया भी होती है तो उसमें सेल वॉल को कोई उसमें चेंज नहीं होता, बल्कि उसका जो कंटेंट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा अब अलग ही श्रिंक होता हुआ दिखाई देता है और बाद में एक गोले के जैसा रह जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं इसमें, प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइसिस हो रही है, इसलिए इसे प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ हम एक्टिविटी करेंगे। कौन सी है ये एक्टिविटी, 5.6 यहाँ दिखाई दे रहा है, 5.6, जिसमें क्या किया है कि माउंट द पील ऑफ द रोयो लीफ इन वाटर ऑन अ साइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। जैसे रोहियो जो कलर होता है, रोहियो जो लीफ होती है उसको कहा जाता है ट्रेडिस कैंशिया। क्या कहते हैं, ट्रेडिस कैंशिया एक लीफ होती है जो एक तरफ से ग्रीन दिखाई देती है और दूसरी तरफ से कैसी दिखाई देती है, पिंक दिखाई देती है, ठीक है। इसे हम लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, एक ग्लास प्लेट या स्लाइड लेंगे, उसमें उस ट्रेडिस कैंशिया पत्ती की पील ले लेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा सा क्या डालेंगे, इसमें हम सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे, सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन उसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने दूसरी एक्टिविटी में बताया है कि अगर हम इस लीफ को क्या करते हैं, बॉईल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें उसने बताया है कि नाउ प्लेस सम रोयो लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, दिस किल्स द सेल्स। Then mount one leaf on a slide and observe it under a microscope. Put a strong solution of salt and sugar on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe it again. ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि रोयो डिस्कलर की पत्ती को हम अब बॉईल कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको बॉईल कर लेंगे इसकी पत्ती को, और फिर वो पत्ती की जो पील होगी वो हम लेंगे और उसमें फिर शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन डाल के देखेंगे कि क्या होता है। तो क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि क्या होगा। What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. इसमें क्या होगा कि जो बॉइल्ड वाली प्लाज्मोलाइसिस हमने देखी थी, बॉइल्ड वाली जो पत्ती देखी थी उसमें कोई भी क्रिया नहीं होगी, जबकि जो फर्स्ट वाली जो हमने देखी जो लिविंग है सेल्स, उसमें हमें स्पष्ट तौर से प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स दिखाई देंगी। प्लाज्मोलाइज्ड सेल का मतलब होता है कि जो कंटेंट होगा साइटोप्लाज्म कंटेंट वो गोल होता हुआ दिखाई देगा, अर्थात वो वाटर को निकाल चुका है, इस तरह से हमें दिखाई देगा, जिसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और इस तरह की जो प्रोसेस है वो हमें सेकेंड वाली एक्टिविटी में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमने सेल को क्या किया है, बॉईल कर लिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। अतः जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को एक तरह से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जब वो डाइल्यूट वाटर या इसमें रहती है तो वो इतना वाटर गेन करने के बाद भी बर्स्ट नहीं होती का मतलब टूटती फूटती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वो एक तरह से अपने को बनाए रखती है, ठीक है। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल एक्सर्ट द इक्वल प्रेशर। जब ये जो सेल पानी लेती है अंदर की ओर टारगेट होने के लिए, तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल पे एक प्रेशर देता है और सेल वॉल भी साइटोप्लाज्म पे एक प्रेशर देती है। इस तरह से वो फुल टारगेट होती है, यानी सेल अपनी टारगेटिटी बनाए रखती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। इसलिए वह एनिमल सेल के
हम ये कह सकते हैं कि एनिमल सेल जो होती है वो, हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल सेल होती है वो इतना अपने आप को नहीं ढाल पाती है एनवायरनमेंट में जितना कि प्लांट सेल ढाल लेती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये एक तरह से वो स्ट्रेंथ ही उसे प्रदान करती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स।